हम एक गरीब भूमिहीन परिवार में जन्म लिए। स्कूल जाने की पहले ये थी कि पहले तैरना आना। एक हाथ में किताब और एक हाथ से तैरते हुए मूर्ति सीपीआई-एमएल के साथ कैसे कनेक्टिविटी? मैंने शिक्षा के प्रारंभिक दिनों भाकपा माले से सटा हो गया। भाकपा माले के लालू जी को भले ही क्रेडिट मिलता हो, लेकिन आईपीएफ या फिर सीपीआई-एमएल अपने टाइम में या आज भी कहीं भी कम नहीं है गरीबों की आवाज उठाने में। आपका ये था गरीबों पर हमले होते थे, गरीबों को पीटा जाता था उस समय। केवल तो दोनों को क्रेडिट प्रारंभिक क्रेडिट माले किया और इसके बाद लालू जी सत्ता में आए। सीपीआई-एमएल से आप राजनीति कर पार्टी सुपोती जा रही है, मतलब छोटी होती जा रही है, क्या भविष्य देखते हैं सीपीआई एमएलए और एमपी की पार्टी ये गरीबों का दिल में कैसे देखेंगे, कैसे समीक्षा करेंगे वर्तमान विधायक के पास? देखिए, हम तो वर्तमान विधायक का 5 साल का कार्यकाल है, बल्कि रोड, सड़क, बिजली, नली, गली, पानी, इन्हीं सारी चीजों के दम वो भरते हैं। ऐसे में आरा को अगर ये सब कुछ नहीं मिला तो केवल विधायक को ही बोलना आपको लगता है कि उचित होगा या सरकार को जवाब दे? बिल्कुल, बिहार की सरकार भी जवाब देगी। आरा के लिए कुछ अच्छा भी हुआ है या केवल मतलब? हाँ, 17 महीने की सरकार थी और तेजस्वी जी वो सत्ता का प्रपंच ईवीएम पे जाके समाप्त। हाँ, सत्ता के प्रपंच, मैंने एक बात कहा, सत्ता के प्रपंच। इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है इस बार? बिहार का चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? किन मुद्दों पे चुनाव होगा? देखिए, बिहार में एक तो रोजगार का सवाल बनेगा। आपके आरा में दल बल, बाहुबल, संख्या दल एक बड़ी रैली करते हैं, कैसे देखते हैं? अगर दूध की रक्षा के लिए बिल्ली को तैनात कर दिया जाए, क्या दूध की हिफाजत हो सकती है? और आप देखिएगा कि रामविलास जी के अगल बगल महागठबंधन के मुद्दे को छीन कैसे देखते हैं? पहले तो बिहार का आपने कहा कि मुख्यमंत्री जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ आते हैं तो उनका बिहेवियर, नेचर, चीजें बदल जाती है। बीजेपी के साथ जाते हैं तो चीजें, नेचर, बिहेवियर बदल जाती है। वो खुद स्वयं कहते हैं कि अब गलती हो गई, अब दोबारा नहीं। और ऐसा भी बयान आया है कि वो कंफर्टेबल नहीं रह पा रहे थे आपके साथ, जबकि आप दावे कर रहे हैं कि विकास को स्वस्थ नहीं कर रहे। तो अनकंफर्ट मुख्यमंत्री को कैसे, मतलब क्यों वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं आपके साथ आते हैं या मानते हैं? इन लोगों का दबाव है। मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को कितना बड़ा मुद्दा है? इस बार तो करीब तय कर लिया है कि अगली बार अपनी नीतीश चाचा है। ऐसे में उनके बेटे की भी राजनीति में एंट्री की बात नहीं करते हैं। निशांत कुमार तो आदमी आज तक किसी एक प्रोग्राम में नहीं गया हो, कुछ ठीक चल रहा है नहीं तो भाई ऊपर की बात है और हम लोग तो मान लिए हैं कि बिना बात करेंगे कैसे, हम हमारी पार्टी करेंगे। 45 सीटों पर दावेदारी और तैयारी है आप सीपीआई में। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिहार विधानसभा इलेक्शन ब्लूप्रिंट 2025। मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं चुनावों पर हमारा खास कार्यक्रम परिचय पत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिचय पत्र एक डिजिटल वीडियो लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी में हम आपका परिचय करवाते हैं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वाले संभावित प्रत्याशियों से, जिसमें होते हैं वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व में प्रत्याशी रहे चेहरे और आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रबलता से दावेदारी प्रस्तुत करने वाले कुछ नए चेहरे। क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ऐसे ही आज हम उपस्थित हैं बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर में, और आरा शहर का ये विधानसभा है आरा। वर्तमान में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और अमरेंद्र प्रताप सिंह यहाँ के वर्तमान विधायक हैं। लेकिन आज जिस व्यक्ति विशेष से हम आपका परिचय करवा रहे हैं, जो आज हमारे साथ बातचीत में शामिल हो रहे हैं, वो आरा विधानसभा से ही सीपीआई-एमएल के 2 बार चुनाव लड़े क़यामुद्दीन अंसारी जी हमारे साथ, जिनसे हम आज बातचीत करेंगे और उनका जीवन परिचय रिकॉर्ड करेंगे। चुनाव 2 बार लड़ा है इन्होंने, जीत का स्वाद नहीं चढ़ पाया। आगे इनकी तैयारी कैसी है, चुनाव फिर से लड़ने की दावेदारी है भी या नहीं, ये सारी बातचीत होगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। क़यामुद्दीन अंसारी जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अविनाश जी, आपको भी जी, और आपके चैनल ब्लूप्रिंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पहला सवाल आता है अपना परिचय अपनी जुबानी। ऐसे में कयामुद्दीन अंसारी जी, जैसा कि बातचीत में पता चला या रिकॉर्ड पहला पुराना रिकॉर्ड बताता है कि आपने 2 बार चुनाव लड़ा है, जीत नहीं पाए हैं आप। दोनों ही बार आपको हार का, पहली बार आप तीसरे नंबर पर रहे, दूसरी बार प्रोग्रेस होकर के आप दूसरे नंबर पर पहुंचे। इस बार क्रम को अगर देख लिया जाए तो तीसरे से दूसरे, दूसरे से पहले पायदान पे आने का आपके पूरे चांसेस हैं इस बार होते हैं। इन सारी बातों पे बातचीत होगी, लेकिन आपने चुनाव लड़ा 2 बार आप विधानसभा के लिए, तो आपके जीवन परिचय के बारे में अगर हम थोड़ी संक्षिप्त और थोड़ी विस्तृत आपके जुबान से जानना चाहें, यानी कि आपका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई लिखाई कहाँ किया आपने, कैसे संघर्ष किया आपने, और चुनाव जैसे चुनाव लड़ने या राजनीति करने जैसे डिसीजन कैसे दिया आपने, कैसे राजनीति में आए, तो थोड़े संक्षिप्त थोड़े विस्तृत अगर हम आपकी जुबानी आपका जीवन परिचय जानना चाहें तो कैसा रहा है आपका जीवन? अविनाश जी, मैं ये कहूँगा जी कि हम एक गरीब भूमिहीन परिवार में जन्म लिए, हदियाबाद गाँव में, एक गढ़हनी ब्लॉक के 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर वो गाँव है, और एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे। और प्रारंभिक शिक्षा भी हदियाबाद प्राथमिक स्कूल से शुरू की, 3रा क्लास तक पढ़े। इसके बाद हमारे गांव से गढ़नी आने में कोई रोड नहीं था, 2 नदियां थी, तो तैरने को सिखाया जाता था। तो जब तैरने आ जाता था, हम लोगों का नाम गढ़नी लिखाया, तब हम लोग हदियाबाद से निकल करके स्कूल जाने की पहले ये थी कि पहले तैरना आना होगा, तैरना होगा, इसलिए कि कोई पुल नहीं है, कोई रास्ते नहीं है, कोई सड़क नहीं है, ऐसे सुदूर गांव के रहने वाले, तो हम लोगों को सबसे पहले तैरने को सिखाया जाता था, और इसके बाद तैरने लगे तब गढ़नी में एडमिशन कर जाता था। और 3रा के बाद हम 4था में गढ़नी में, एकदम छोटे थे, चले आए, एक हाथ में किताब और एक हाथ से तैरते हुए लोग हिंदी को बचते थे। तो उस गाँव में जन्म लिए हैं, और हमारे फादर मदर एक मजदूर परिवार के हैं। हमारे फादर छान छाते हैं, मजदूरी करते हैं, और माँ बेड़ी बनाती है, और वो पाली है। और इसके बाद वो अपने बेटे को पोस्ट ग्रेजुएट तक पहुँचाए, हम ये किए। और पढ़ने के क्रम में हम छात्र आंदोलन में शामिल हुए, और उस समय 90 में आइसा का स्थापना सम्मेलन था इलाहाबाद में, तो हमारा संपर्क आइसा के लोगों से होता है। उससे पहले 89 में बिहार में भयंकर फसाद हुए, दंगे हुए, और भागलपुर दंगे काफी असर डाला। और इसके बाद हम लोग भी सोचने लगे कि क्या करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, भय का माहौल था। तो हम लोग उस जमाने में CPIML से जुड़े, CPIML के स्टूडेंट विंग से जुड़े, और उस समय मैं एक प्रश्न रखना चाहूँगा कि आप युवा काल कॉलेज जमाने की बात कर रहे हैं, आप 89 के दंगों की बात कर रहे हैं, आप भागलपुर के दंगों की बात कर रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे उस टाइम। CPIML के साथ आपने बोला कि सेंटिमेंट जुड़ा, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आप बिहार में जिसे अल्पसंख्यक समाज बोला जाता है, मुस्लिम समाज से आप आते हैं, और बड़ी पार्टियां, मतलब मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करूं, और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल की मैं बात करूं, उस टाइम हुआ करती थी, तो ये सभी अल्पसंख्यकों के उत्थान की बात करते हैं या सपोर्ट की बात करते हैं। ऐसे में आपका सेंटिमेंट CPIML के साथ कैसे, मतलब आइसा के साथ आपने बताया कि आप छात्रवृत्ति के चुनाव में आप रहे, या युवा काल में राजनीति में चले आए आप आइसा के साथ, तो CPIML के साथ कैसे कनेक्टिविटी में, या मतलब सेंटिमेंट यहाँ कैसे जुड़ता है, और उन लोगों के साथ क्यों नहीं, या वहाँ क्यों नहीं पहुँच? देखिए, भागलपुर में फसाद है जी, और हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों के दिमाग में भी वो भागलपुर दंगे का एक असर पड़ा। और उस समय ग्रामीण इलाकों में, जो हम लोगों का गांव है, हमारे गांव में भी सामंती रोग उत्पन्न था, गरीबों को बोलने का अधिकार नहीं था, चाहे वो किसी भी जात के हो। अगर अपर कास्ट के ना हो, लोअर कास्ट के लोगों को वहाँ के ऊंची जाति के लोगों के सामने बोलने का अधिकार नहीं था। तो वैसी स्थिति में लोग अपनी सुरक्षा, अपनी आज़ादी के लिए
कोई पार्टी खोजते हैं तो आप देखिएगा कि वहाँ कोई पार्टी नहीं दिखेगी, वहाँ तो CPIML दिखती है, वहाँ CPIML के लोग दिखते हैं और गरीबों के पक्ष में मजबूती के साथ लड़ते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे। इसलिए मैंने शिक्षा के प्रारंभिक दिनों में भाकपा माले से सटा हो गया, भाकपा माले की ओर झुकाव हो गया। और जब हम लोग ग्रहणी पढ़ते थे तो ग्रहणी में भाकपा माले उस समय इंडियन पीपल्स फ्रंट हुआ करता था, एक ओपन फ्रंट था, IPF चुनाव भी लड़ी थी। तो हम लोग सीधे CPIML से जुड़े, इंडियन पीपल्स फ्रंट से जुड़े और उस समय रामेश्वर प्रसाद जी MP का चुनाव लड़े थे। हम लोगों ने उनका भरपूर समर्थन किया। हम आरा में प्रचार भी किए हैं 89 में के चुनाव में, और उस समय से हम लोग लगातार आयशा के संपर्क में और माले के संपर्क में आ गए। जी, आप लोगों ने सपोर्ट किया जिनका नाम आपने दिया, चुनाव लड़े, जीत हासिल हो गई। हाँ, रामेश्वर जी इंडियन पीपल्स फ्रंट के या भाकपा माले के पहले आरा के इकलौते सांसद हैं। उन्होंने चुनाव 89 में जीत दर्ज की थी और सभी बड़ी पार्टियों को शिकस्त देते हुए IPF जीती थी। और उस समय गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का एकदम चेता पार्टी केवल और केवल IPF थी और इसलिए सब लोग एक होकर के IPF का समर्थन किए थे और अच्छी पहली जीत रामेश्वर, पहली और इकलौती जीत आप कह सकते हैं। हाँ, इकलौती अब नहीं कर सकते, इसलिए कि आज हमारे पास 2-2 MP हैं। आज नहीं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। नहीं तो, लेकिन अब नहीं कहा जाता। उस वक्त तो वो इकलौते ही थे। हाँ, उस समय इकलौते MP थे और जीत दर्ज किए थे। आपने बताया कि मतलब 89 के दंगों की बात आपने की और आपने कहा कि उस वक्त में सामंती विचारधारा या सामंती लोग प्रभाव में थे, छोटे लोगों को बोलने का या गरीब लोगों के बोलने का, आवाज उठाने का अधिकार नहीं था, हक नहीं था। ऐसे में कहा जाता है, कुछ लोग दावा भी करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी आवाज बने उन दबे कुचले लोगों का। तो एक तरफ उनको गरीबों का आवाज या सामंतवाद के खिलाफ आवाज बनने का पुरोधा या फिर उनको श्रेय दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि नहीं, वो CPIML थी जो सबको सपोर्ट कर रही थी। मतलब कैसे ये द्वंद्व कैसे दिख रहा है दोनों बातों में? मैं तो ये कहूँगा कि बिहार में गरीबों की आवाज लालू यादव हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं और सेकुलर निजाम के लिए लड़ने वाले एक योद्धा के बतौर हैं। उनकी इस भूमिका से तो कोई खारिज नहीं कर सकता। लेकिन आप देखेंगे कि भोजपुर में, मध्य बिहार में, जहाँ सामान्य डायरेक्ट गरीबों को पीटते थे, घरों को जलाते थे, दलितों के घरों में आग लगाते थे, उस समय IPF और माले जैसी पार्टी गरीबों के पक्ष में खड़ी होती थी और गरीब समझता था कि हमारा मसीहा माले है। और हम समझते हैं कि उस जमाने में जिस समय लालू जी सत्ता में नहीं आए थे, 90 में सत्ता में आए हैं, सत्ता में आने से पहले अगर आप देखिएगा तो बिहार के गरीबों की आवाज, गरीबों की ताकत, उसकी आजादी की का जो सेंटर था, उम्मीद थी, भाकपा माले की। मतलब जिस जमाने की आप बात कर रहे हो उस जमाने में CPIML कहीं आगे थी लालू प्रसाद यादव के, या इन विचारधारा में कहीं आगे, इनको क्रेडिट ज्यादा मिलता था उस टाइम। हम कह रहे हैं कि आज भी और उस जमाने में भी गरीबों का झुकाव, गरीबों का समर्थन IPF के साथ, भाकपा माले के साथ। और ये हम देखेंगे कि आप देखिएगा, जैसे हम लोग अभी आरा में हैं, आरा बहुत माने भोजपुर जिले का मुख्यालय है और भोजपुर जिले के मुख्यालय के बगल में कई ऐसे गांव हैं जहां आप जाइएगा तो आज भी दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता और वहां उनके पक्ष में भाकपा माले लड़ती है। आजादी के 78 साल बाद भी हमारे ही आरा विधानसभा में पीपरा जयपाल में परीक्षाओं के समय बड़े लोगों का हमला होता है, भाजपाइयों का हमला होता है, दंगाइयों का हमला होता है, बुरी तरह से पीटते हैं। दुल्हा के माँ को, दुल्हा के मामा को, जो बोलने आया उसको पूरी तरह से नहीं रोक देते। तो हम कह रहे हैं कि आप देखिए कि उस समय भी, आज भी और उस समय पीपरा जयपाल में कौन गया, उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? भाकपा माले।
और भाकपा माले का नेता जहां जिस जमाने में जो रहा हमेशा लड़ते रहा। भाकपा माले गरीबों के पक्ष में लड़ने वाली एक मजबूत आवाज है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप देखेंगे कि जब हम अपने पार्टी के आंदोलन में फुल टाइमर, तो फुल टाइमर की जिंदगी में हम लोग पीरों के इलाके में जितौरा जंगल महल में रहे हैं और वहाँ बड़ी तादाद में जादव जाति का भी में आबादी है, बैकवर्ड सोसाइटी की आबादी है। वहाँ आप देखेंगे बड़ी तादाद में यादव जाति के लोग भी हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी बड़ी तादाद में यादव जाति के लोग भी हमारे साथ हैं। हम ये कह सकते हैं कि गरीबों की आवाज़ प्रारंभिक दिनों में और आज भी भाकपा माले है। और आप देखेंगे कि इस भोजपुर की बात करेंगे तो भोजपुर में राम नरेश राम को कोई भी याद करता है तो गरीबों के मसीहा, सामाजिक आंदोलन के न्याय के मसीहा या उसके अलमबरदार राम नरेश राम है। भोजपुर के हीरो राम नरेश राम है और उनके नेतृत्व में जो आज गरीबों की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है वो बड़ी लड़ाई है। मतलब इसीलिए गरीब मैंने भाकपा माले के साथ आईपीएफ के साथ जुड़ गया जी। मतलब कि लालू जी को भले ही क्रेडिट मिलता हो लेकिन आईपीएफ या फिर सीपीआई-एमएल अपने टाइम में या आज भी कहीं भी कम नहीं है गरीबों की आवाज उठाने में, आपका ये कहना है? हम कह रहे हैं कि आप देखिएगा राम नरेश राम जी 1967 में चुनाव लड़ते, एक बारी में मार होता है। हम ये बात कह रहे हैं कि आप देखिए कि गरीबों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। मेरा प्रश्न बस वहां पे है तो गरीबों का शोषण जो है जी वो जारी था और गरीबों पर हमले होते थे, गरीबों को पीटा जाता था। उस समय केवल और केवल सीपीआई-एमएल आईपीएफ सामने थी और इसलिए भोजपुर में गरीबों की आवाज राम नरेश राम, आईपीएफ, भाकपा माले थी। और 90 में लालू जी आए तो ओवरऑल पूरे बिहार की आवाज बन गए और भाकपा माले की जो लड़ाई थी उस लड़ाई को और धारदार बनाया और नहीं धारदार बनाया, टेक ओवर किया, मदद किया। और ये कहिए कि सामंतवाद के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था भाकपा माले का उसमें ताकत मिला। आज गरीब पूरे बिहार में अगर लड़ सकता है, बोल सकता है या उसके परिछावन पर अगर दलितों के परिछावन पर हमले होते हैं तो वो थाने तक आ सकता है। उस जमाने में कोई नहीं। ये देन किसकी है? सीपीआई-एमएल और लालू यादव, मतलब दोनों को क्रेडिट? दोनों को क्रेडिट। प्रारंभिक क्रेडिट माले किया और इसके बाद लालू जी सत्ता में आए फिर लालू जी तो उन चीजों को लेकर के आगे बढ़े। चलिए बढ़िया। आपने बताया आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमए किया आपने, मतलब कॉलेज में आपने काफी हायर एजुकेशन तक आपने पढ़ाई की। फुल टाइमर राजनीति में आपने बोला कि मैं फुल टाइमर हो गया एक टाइम आने के बाद, तो एजुकेशन जब ले रहे थे दूसरी तरफ पॉलिटिक्स, कब से ये फुल टाइमर जैसी कि अब बस पॉलिटिक्स में ही रहना है, फुल टाइम इसी में देना है या फिर कुछ और जीवन यापन के लिए कुछ व्यवसाय, कुछ रोजगार, कुछ नौकरियां उसके पीछे नहीं है, राजनीति में है, किस सोच से है? देखिए हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों के दिमाग में जो गाँव में गरीबों पर जुल्म था और उस जुल्म के खिलाफ जो उठती आवाज इंडियन पीपल्स फ्रंट और भाकपा माले, हम लोगों को लगा कि पढ़ाई भी अगर है लड़ने के लिए, समाज को बदलने के लिए और समाज को बदलने की लड़ाई में हम शामिल हुए। और पढ़ते समय हम एमए किए हैं, बीए किए हैं तो फुल टाइमर थे उस समय। हम फुल टाइमर की भूमिका में पढ़ाई के दरमियान ही शामिल हो गए थे और गरीबों की आवाज़ को बुलंद करना, उनके पक्ष में लड़ना, उनके लिए काम करना हमने अपना मोटो किया। कभी ये नहीं सोचा परिवार चलाने के लिए या फैमिली को चलाने के लिए या कुछ व्यवसाय करना चाहिए, मतलब जीवन यापन के विषय में भी कभी कुछ सोचा आपने या मतलब पॉलिटिक्स से ही जीवन यापन होगा, क्या सोच चल रहा? नहीं, कुछ नहीं था। ना हम लोगों को चुनाव लड़ने का की चिंता थी, ना कभी ये था कि हम चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों को जो गाँव के अंदर दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आम आदमी का जो शोषण था उस शोषण को मुक्त करके नया बिहार बनाना, नया समाज बनाने का सपना हम लोगों ने देखा। और वो पढ़ाई के दरमियान हाई एजुकेशन लेने के बाद ये बात पैदा हुई कि हम लोगों को केवल पढ़ना ही नहीं है बल्कि ये पढ़ाई का मकसद ये हो कि गांव के मजदूरों की, गरीबों की, पिछड़ों की हम आवाज बने और उनके लिए काम करें, बदलाव के लिए काम करें। बिहार के बदलाव के लिए हम लोगों ने कमर कस ली और फुल टाइमर हो गए। युवा काल से ही पॉलिटिक्स में फुल टाइमर के तौर पे काम करते रहे, लेकिन आप चुनाव लड़े पहली बार 2015।
2015 में फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े आप आरा विधानसभा से, सीपीआई एम के टिकट पे विधानसभा का प्रत्याशी किया। तो उस कॉलेज के टाइम से ये चुनाव लड़ने तक के दरमियान में, इस दरमियान में अगर आपके राजनीतिक जीवन पे के कुछ कार्यों पे अगर प्रकाश डालने की बात हो तो क्या कुछ किया आपने समाज के लिए, या जिन गरीबों की, जिन मुफ्लिसों की आप बात कर रहे हैं, जिनकी आवाज बनने की आप बात कर रहे हैं, क्या कुछ किया आपने? कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालने की बात हो तो क्या कुछ रहे? देखिए, एक तो है कि हम लोग जब 90 में लालू जी सत्ता में थे जी, और उस समय छात्र राजद वगैरह नहीं था, NSY का दबदबा था। NSY में ताकतवर लोग हुआ करते थे, एक समुदाय विशेष के लोग हुआ करते थे, बैड एलिमेंट्स थे। लेकिन अब आप देखिएगा कि उस समय छात्रों के बीच थी कि क्या हम करें, तो कॉलेजों में उनको बोलने नहीं दिया जाता था। हम लोगों को लगा इनके पक्ष में बोला जाए, इनके पक्ष में लड़ा जाए, तो हम लोगों ने कोई भविष्य की चिंता नहीं। और तब आप देखिएगा कि उस जमाने में लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो सबसे पहले हम लोगों ने जैन कॉलेज में एक प्रिंसिपल हुआ करते थे विश्वनाथ सिंह, और उसी समय उनका ट्रांसफर हुआ और पारसनाथ सिंह प्रिंसिपल हो गए जैन कॉलेज के। तो हम लोगों को लगा कि भाई एक दिन ऐसा आया कि दो प्रिंसिपल अपने प्रिंसिपल चैम्बर में थे, एक पूर्व प्रिंसिपल और एक वर्तमान प्रिंसिपल, यानी जिनका पदस्थापन हुआ था। हम लोगों को लगा कि विश्वनाथ सिंह जो है पूर्व प्रिंसिपल हैं, जो बेहतर नहीं है और कॉलेज को संचालन करने में बुरे लोगों का, बड़े लोगों का या कुछ लोगों का वो एक ग्रुप गैंग बना करके काम करते थे, सिलेक्टेड लोग। तो हम लोगों को लगा कि इनका विरोध करना चाहिए और जो नए प्रिंसिपल आए हैं हम लोगों को इनका समर्थन करना चाहिए। तो हम लोगों ने मतलब क्यों इकट्ठा दोनों क्यों थे? इसलिए कि वो जा नहीं रहे थे और ये आ गए थे ज्वाइन करने के लिए, वो कॉलेज छोड़ना नहीं चाहते थे और ये कॉलेज में आ गए थे, तो दो प्रिंसिपल एक साथ बैठे थे। तब हम लोगों ने छात्रों का फिर वोटिंग हुआ? नहीं वोटिंग नहीं, हम लोगों ने छात्रों को जुटाया। कोई ABVP में था, कोई विभिन्न संगठनों में था, ऐसे जनरल अपने पढ़ने वाले छात्रों को, क्लासमेट लोगों को लेकर के बैठे कि भाई हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो हम लोग पारस सिंह को प्रिंसिपल बने जैन कॉलेज का, तो हम थे, अजय तिवारी थे, अनिल यादव थे, वो आरजेडी में अनिल यादव हैं, अजय तिवारी अभी टीचर हैं, हम सब लोग मिल करके, भरत भूषण पांडे हैं जो वो स्वदेशी जागरण वाला अभियान में वो थे, उनको भी हम लोग लेकर के लड़े, आंदोलन किए, धरना दिए। इसके बाद हम लोग उस समय तत्काल लालू जी मुख्यमंत्री बने थे, तो हम लोग गए मिलने के लिए, मुख्यमंत्री से मिलने गए। तो लालू जी ने उस समय हम लोगों को मदद किया, कहा कि देखो जी बच्चों की बात सुनो, तो तत्काल पारसनाथ सिंह को ज्वाइन करने का लेटर निकला, एक जीत थी। इसके बाद हम लोग आयशा के आंदोलन में आरा में यूनिवर्सिटी खुले, इसके लिए हम लोगों ने डिमांड किया, आंदोलन संचालित किया। और उस समय के तत्कालीन, उससे पहले कांग्रेस के लोग थे, आकर के यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करके चले गए थे, यूनिवर्सिटी फंक्शन नहीं था, और दो बार उद्घाटन हो गया था। तब लालू जी बने, हम लोगों ने डिमांड किया, तो आरा में वीरपुर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह हमारी उपलब्धि है कि हम लोगों ने जिन सवालों को लेकर के लड़ा था वो सब मांग पूरा हुआ, और ये एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात है कि जब गांव गरीबों की लड़ाई लड़ते थे हम लोग, तो गांव गरीबों में सामंती ताकतों का, अपराधी ताकतों का हम लोगों ने डटकर मुकाबला किया। यह हमारी उपलब्धि है, और गरीब लोग हमें अपना अथाह प्रेम दिए, तो हमारी उपलब्धि है। 2 बार चुनाव लड़े आप, आयशा के अध्यक्ष भी रहे आप कॉलेज के टाइम। जीत तो नहीं मिला आपको, लेकिन भर भर के वोट दिए जनता ने। कुछ चंद वोटों से आप पिछली बार, या फिर मैं यूं करूं कि 2000 समथिंग या कुछ ऐसा
2-3 हजार के वोट के अंतर से एग्जैक्ट तो आप बता पाएंगे, आपको याद होगा, चुनाव नहीं जीत पाए। इस हार की समीक्षा कैसे करेंगे? मतलब आपने गरीबों मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई, उनके लिए काम किया, संघर्ष भी किया आपने, फिर भी पब्लिक आपको अब थोड़े से वोट से पीछे रह जा रहे हैं, मतलब कैसे देखेंगे? हारा की पब्लिक हमको हारा हुआ नहीं मानती और मैं भी नहीं समझता हूँ कि मैं हार गया। 2020 वाला इलेक्शन तो हम लोग जीत गए थे, लेकिन सत्ता के प्रपंच ने जो विधानसभा का सर्टिफिकेट था वो मुझे नहीं दिया। तो आरा के किसी मोहल्ले में किसी इलाके में चले जाइए तो आम पब्लिक ये मानती है कि जीता हुआ विधायक है और हम हारे नहीं हैं, इसलिए मतलब षड्यंत्रकार हो। सत्ता का प्रपंच ही हराया है, जनता हमको जिता दी थी। और इसीलिए आप देखेंगे कि लोग जीतते हैं टाटा चले जाते हैं, हारते हैं टाटा रहते हैं। और हम जिन लोगों से लड़े हैं चुनाव वो स्टेट हैं, चौगाई स्टेट के परिवार से हैं और मैं गरीब भूमिहीन का बेटा, बीड़ी बनाने वाले का बेटा, छान छाने वाले का बेटा, कहीं से कोई लड़ाई नहीं। उन्हें इतना फर्क है कि एक स्टेट हो और एक छान छाने वाले का बेटा हो और वो चुनाव लड़ रहा है। गरीब लोग बड़ी तादाद में पैसा देते हैं, वोट देते हैं और जिताने का जज्बा रखते हैं। क्योंकि गरीबों के हर सवाल पर, चाहे बाढ़ का सवाल हो, सुखाड़ का सवाल हो, आप इलाके में ट्यूबवेल बंद है उस ट्यूबवेल को चालू कराने का सवाल हो, या आरा में सड़क सफाई नली गली का सवाल हो, हर सवाल पर हम जूझते हैं, लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। तो गरीबों की आकांक्षा हमारे प्रति बेहतर है और आप गरीबों का आम वासियों का इसमें मिला है और वोट दिए हैं और नोट भी दिए हैं। वोट भी दिए और नोट भी दिए जी, हम मानते भी हैं कि एक नोट और उस नोट को प्रचार करने के लिए जो भी है आप दें, पब्लिक देती है 10, 20, 50, 100 देते हैं, लोग खूब देते हैं और उन्हीं के पैसे से हम चुनाव लड़े हैं। और आप देखिएगा कि ये जो मैं चप्पल पहना हूँ ना, ये चप्पल मेरा नहीं है, उन्हीं गरीबों का पैसा का चप्पल है। ये गमछी है, ये मेरा नहीं है, उन्हीं का है, उन्हीं का दिया हुआ। ये शर्ट, ये पैंट मेरा नहीं है, ये आरा के पब्लिक का पैसा है, पब्लिक ने दिया और मांगना नहीं पड़ता है। आप जाइएगा गरीबों के टोले में तो नाश्ता के 10 बजे 8 बजे जाइएगा तो लोग कहेंगे कि नाश्ता कर लीजिए। दोपहर में पहुंच गए तो जाते ही कहेंगे लोग कि कुछ खा लिया जाए। उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं का पीते हैं, उन्हीं का कपड़ा। इसलिए हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि गरीबों की सुरक्षा, गरीबों की तरक्की, उनका विकास, उनके समस्याओं का हल करना मेरा लक्ष्य। पूरी तरीके से आपने अपने आप को समाज के हवाले कर दिया, समाज को समर्पित कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। सीपीआई से आप राजनीति कर बिहार में या फिर यूं मैं कहूँ कि पूरे देश में पार्टी धीरे धीरे अपने आप को पार्टी सुकुड़ती जा रही है, मतलब छोटी होती जा रही है। क्या भविष्य देखते हैं सीपीआई में? ये तो आपका सवाल ही बहुत ही कमजोर है और उचित नहीं है। इसलिए आप देखेंगे सीपीआई एमएलए और एमपी की पार्टी नहीं, ये गरीबों का दिल में बसती है और हम गरीबों का संघर्ष करते हैं। अब देखिएगा 2010 में हमारा एक भी एमएलए नहीं। मैं उसी आधार पे बात में 2010 में वही तो जवाब दे रहे हैं। 2010 में हमारा एक भी एमएलए नहीं था, तब भी हमारी पार्टी पटना के गांधी मैदान को बंद थी और लोग जुटे। लोगों को लगा कि जो आदमी जो पार्टी 5 एमएलए, 7 एमएलए, 8 एमएलए तक भी होगी, आज उसके पास कोई एमएलए नहीं है। लोगों को लगा कि माले समाप्त हो गई, लेकिन माले भीड़ जुटाई और फिर आगे देखिएगा कि अगले चुनाव में हम लोगों ने सभी ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए 3 सीट तक और फिर चुनाव जीते। तो सिकुड़े नहीं है। और अभी तो आप कहिएगा कि हमारे पास 11 एमएलए, 1 एमएलसी और 2 एमपी की ताकत है। और आप झारखंड में जाइएगा, पहले 1 एमएलए हुआ करता था, आज डबल एमएलए है। और दूसरी बात कह रहा हूँ कि आप देखिएगा कि एक राय वाली एमसीसी पार्टी, उसका भाजपा माले में विलय हो गया पिछले साल। और अभी हाल में इस महीने लाल निशान पार्टी महाराष्ट्र में थी, उसका भी भाजपा माले के साथ
भाकपा माले हिंदी हॉटलाइन में एकदम पढ़ने वाली, गरीबों की आकांक्षाओं वाली पार्टी के बतौर सामने आई है और उसका दायरा बहुत बड़ा है। उसका मैंने मतलब मजबूत हो रही है सीपीआई में, ताकतवर हुई है पार्टी। और बिहार में, देश में और बिहार में कम्युनिस्ट आंदोलन की अगर चर्चा है तो भाकपा माले की चर्चा है कि एक तरफ सीपीआई सीपीएम के लोग कमजोर कम हुए, तो दूसरी तरफ बिहार में पैदा होने वाली एक छोटी पार्टी आज बड़ी पार्टी के बतौर आगे आ रही है। कल हम मान्यता प्राप्त पार्टी का मान्यता प्राप्त पार्टी बन गए, तो हमारी ताकत बढ़ी है, हम फैले हैं, हमारा इलाका बढ़ा है और हम ताकतवर हैं। इसलिए ये आपका आरोप बेबुनियाद आरोप नहीं, मेरा प्रश्न आधार में रख दूं आपके सामने। मतलब एक जैसे मैं वेस्ट बंगाल जैसी बड़ी राज्य की बात करूं जहां कभी आपके मतलब कंटिन्यू विधायक सरकार हुआ करती थी, आज वहां आप दिखते नहीं हैं। वो हमारे एमएलए नहीं थे ना, वो सीपीएम थे। जी, सीपीएम। तो आप सभी का तो हम इंटरकनेक्टेड है। हम नहीं, अलग पार्टी है। अगर इंटरकनेक्टेड होते तो एक नेता हमारा होता, उनका अलग महासचिव, मेरे अलग महासचिव है। हमारी पार्टी विनोद मिश्रा, नरेश रामेश्वर अहिर की पार्टी है, जगदीश महतो की पार्टी है, और इस पार्टी को सीपीएम से नहीं तुलना कर सकते। और हम संघर्ष की पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है, बिहार की आवाज़ है, बिहार के बदलाव की आवाज़ है। हम सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते भी हैं और भाईचारा बराबरी के लिए लोगों को अपने साथ रखते हैं और सब लोग साथ चाहते हैं। चलिए, आपने स्पष्टता से स्पष्टीकरण दिया इन बातों का। मेरे प्रश्नों का अगर मैं कहीं कंफ्यूज था तो आपने मुझे क्लियर किया, और मैं कह सकता हूँ कि आपने मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया इस बात को लेकर के। 5 वर्ष बीत गए, सरकार का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। अगले चंद महीनों में या फिर यूं करें कि आखिरी तिमाही तक में चुनाव हो जाएंगे बिहार में। नवंबर में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है और वर्तमान विधायक के 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कैसे देखेंगे, कैसे समीक्षा करेंगे वर्तमान विधायक के 5 वर्ष? देखिए, हम तो वर्तमान विधायक का 5 साल का कार्यकाल है, बल्कि हम 2000 में पहली बार अमरिंदर बाबू यहाँ से जीते और 2025 बीच में वो 5 साल नहीं है, तो ये 25 सालों का उनका रिकॉर्ड है कि आरा 25 सालों में बर्बाद हुआ है। आरा की सड़कें टूटी हैं, जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, गलियों में नाले, पानी, गंदगी का अंबार है और कुओं पर बसा हुआ एक शहर दिखता है। इसलिए अमरिंदर बाबू ने पूरे आरा शहर को बर्बाद किया है, तहस-नहस किया है, और कभी भी वो यहाँ ध्यान नहीं देते। साल में एक आध बार कहीं आ जाते हैं, कुछ खास लोगों के यहाँ चले जाते हैं, आम आदमी से उनको कोई मतलब नहीं है। 25 वर्षों की बात कही, लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पे ये आएगा कि बीच में आपने बताया कि 1 टर्म वो नहीं रहे, तो कंटिन्यू पहले रहे 25 साल में, 20 साल पहले रहे, बीच में 1 टर्म नहीं रहे, 5 वर्ष ये हो गया। तो पहले कंटिन्यू 4 टर्म, 3 टर्म, और अभी ये लेकर के, मतलब जब उन्होंने कुछ किया नहीं, या आपने कहा कि आरा को बर्बाद किया उन्होंने, आरा उनकी वजह से बर्बाद है, फिर भी मास वोट, पब्लिक उनको वोट कर रही है, कैसे देखते हैं? नहीं से हम ये कहेंगे ना कि 2020 में भी चुनाव आरा की जनता उनको हरा दी थी और 2015 में भी हराई थी, लेकिन 20 का चुनाव वे सत्ता के प्रपंच के द्वारा जीते हैं। आरा की जनता नहीं मानती है कि वो जीते हैं। एलिगेशन है आपका, मतलब चुनाव परिणाम को आप नकार रहे हैं। सही बात मैं ये कर रहा हूँ कि आप देखिएगा कि चुनाव परिणाम में 11 बजे तक तो मुझे लीड दिखा है, 221 वोटों से लीड दिखा है। फिर बाद में कैसे हुआ, क्या हुआ, दुनिया जानती है। मैं ये कहूँगा कि अमरिंदर बाबू को यहाँ की जनता नकार चुकी है, 15 में ही और 20 में भी नकार चुकी थी, लेकिन बच गए। हम लोग हारे नहीं हैं, उनको हरा दिए हैं। आपने और पब्लिक भी मानती है अमरिंदर बाबू को हम लोग हरा दिए हैं, लेकिन सर्टिफिकेट उनके पास है, सत्ता में है, वो एमएलए हैं। इसलिए अब एमएलए होने के बाद भी आरा शहर में के सफाई के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, सड़कों के सवाल पर कोई काम नहीं किया। आप देखिएगा कि ग्रामीण इलाके में हर गांव में 2-4
स्टेट बोरिंग है, एक भी बोरिंग चालू नहीं। पूरा मैंने यह इलाका बाढ़ का इलाका है। हमारा आरा विधानसभा का मैंने बड़ा इलाका बाढ़ में डूब जाता है। आरा शहर के कई मोहल्ले बाढ़ में डूब जाते हैं। उस समय आप देखिएगा कि 25 साल जो एमएलए रहा हो, अस्थायी बाढ़ का उपाय नहीं कर पाया। तो ये बर्बादी का कारण है कि कल भी बाढ़ आती थी, आज भी बाढ़ आ रही है और आप लगातार कल भी सड़कें टूटी फूटी थी, गड्ढे थे, आज भी वो सड़कें गड्ढे हैं। आप चलिएगा इस इलाके में, हम लोगों ने ये जो आप देखेगा आरा से धरहरा से लेकर के चौक तक, इस रोड को बनाने के लिए हम लोगों ने जोरदार संघर्ष किया। तब आप देखिएगा कि यहाँ बिहार में अचानक 17 महीने के लिए महागठबंधन की सरकार बनी और उस काल में ये रोड बन गया। नहीं तो अभी आप जो आ रहे थे पटना से ना, वो भी नहीं आते, गाड़ी कहीं बस सकती थी और गाड़ी से चलना मुश्किल था। इसलिए अमरिंदर बाबू आरा को बर्बाद किए हैं। अमरिंदर चाचा बूढ़े हो चुके हैं और आरा का जो सेवा करने में बहुत असमर्थ हैं, वो रहना भी नहीं चाहते आरा में। इसलिए हम ये जरूर कहेंगे कि उन्होंने निश्चित तौर पर आरा को बर्बाद किया है, चाहे वो किसान का इलाका हो, गाँव ग्रामीण का इलाका हो, बाढ़ का इलाका हो, आरा के साफ सफाई का इलाका हो, नली का सवाल हो, सड़कों का सवाल हो, कहीं उन्होंने। आपने कहा कि सड़कों की स्थिति बुरी स्थिति है आरा की। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आरा की स्थिति बुरी है, भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं, लगभग गठबंधन के साथ में मुख्यमंत्री जी के पूरे कार्यकाल को अगर मैं देखूं तो एनडीए की सरकार है। ऐसे में विकास के लिए ही लोग जाने जाते हैं, विकास पुरुष के नाम पे ही चर्चा चलती है उनकी। रोड, सड़क, बिजली, नली, गली, पानी, इन्हीं सारी चीजों के दम भरते हैं वो। ऐसे में आरा को अगर ये सब कुछ नहीं मिला तो केवल विधायक को ही बोलना आपको लगता है कि उचित हो या सरकार भी जवाब दे रही है? बिल्कुल, बिहार की सरकार भी जवाब दे रही है और हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार केवल घोषणा करती है, जमीन पर काम नहीं दिखता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कहीं भी विकास नहीं। एक स्टेडियम था आरा शहर, वो भी उस स्टेडियम को नहीं बनाया जा सका। विकास के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन एक खेल का मैदान 25 सालों में एमएलए नहीं दे पाता है। 10 सालों तक लगातार एमपी रहने वाले पिछले चुनाव में हार गए, वो एक स्टेडियम नहीं दे पाया, तो विकास की बात कहाँ है? आप देखिएगा कलेक्ट्रेट तालाब बहुत खूबसूरत इलाका था, लोगों ने कहा था कि उसको स्वर्ग बनाएंगे, वहां की नींव बर्बाद हो रहा है, वो पूरा तालाब बर्बाद हो रहा है, आज सूख रहा है। उसके लिए लोग काम नहीं किए। काम किए क्या है भाई? न सरकार, एक काम है कि सरकार ने दारूबंदी की और गांव-गांव में दारू बिक रहा और बड़ी तादाद में गरीबों को दारू पीने के आरोप में जेल भेज दिया गया। ये काम किया है नीतीश जी, किया है कि गरीबों को जेल भेजने का काम किया है, दारू बेचवाने का काम किया है। और इस मामले में आप देखिएगा कि सत्ता प्रशासन के लोग किस तरह से मौज मस्ती में रहते हुए दारू बिचवा रहे हैं कि आप पहले कोई दुकान खोल के रखता था, घर पर ही दारू नहीं जा रहा। ये है कि सही मायने में विकास नहीं हुआ है और अमरिंदर बाबू में आरासा। आप वर्तमान विधायक की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि विकास पुरुष के नाम का समझा लेके घूम रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। आप कह रहे हैं कि आरा में कुछ नहीं हुआ, ये अनदेखी लगती है आपको? आरा जिला के लिए अनदेखी है या पूरे बिहार की स्थिति, मतलब इनके पूरे कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? ये 4 टर्म मुख्यमंत्री का भी कंटिन्यू 4-5 टर्म पूरा होने जा रहा है, जिसमें कि बीच में मतलब आपके गठबंधन वाली सरकार भी 17 महीनों वाली आई, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आमतौर पे जो ये एनडीए गठबंधन की सरकार जो रही, तो मतलब आरा को डेवलप करने में या आरा के विकास में विफल है या फिर अनदेखी है या फिर पूरे राज्य की यही स्थिति है? आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार की जो सरकार वर्तमान सरकार है, एक तो है कि आरा का विकास, पूरे बिहार का विकास का ये नाटक है। हम कहना चाहते हैं कि हम जहाँ हैं, जिस गांव में हैं, जिस मोहल्ले में हैं, जिस इलाके में हैं, हम वहाँ की सड़कों से तय करेंगे कि बिहार का विकास है कि नहीं है। उन गलियों से तय करेंगे कि यहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ। कल गरीब झोपड़ी में रहता था, आज भी गरीब झोपड़ी में रहता है। कल भी गरीबों के पक्का के मकान नहीं थे, आज भी गरीबों के पक्का के मकान नहीं है।
और आपने देखा कि दिल्ली सरकार तो कहती है, कही थी कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाए। वो तो दावा भी करते हैं। अब देखिए ना, और चलिए हम गांव के गांव मोहल्ले के मोहल्ले दिखाएंगे कि झोपड़ी में लुटा है। कहाँ पता आपको मकान? मुख्यमंत्री आवास और दूसरी योजना, बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा होती है। जहाँ आप बैठे हुए हैं, आरा शहर की बड़ी आबादी बंद खाते में बसी, और बंद खाते पर बसे हुए गरीबों का न शौचालय बन पा रहा है, न पक्का मकान बन पा रहा है। लोग कहते हैं कि दस्तावेज लाओ, खतियान लाओ, और किसी के पास नहीं है। और वो भी खतियान और दस्तावेज या घर का जमीन का कागज मांगते हैं लोग, मालगुजारी कटवाने का मांगते हैं, कोई सब नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से उनका घर नहीं बन रहा। तो हम कहते हैं कि एक गरीब को पक्का मकान आप नहीं दे पाते हैं, तो आप क्या विकास कर रहे हैं? हम तो वहां उस झोपड़ी से तय करेंगे कि बिहार का विकास हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, आप देखिएगा कि आवास योजना में भारी लूट, हर योजनाओं में भारी लूट है। हम कहना चाहते हैं कि आरा शहर को उठा लीजिए। सरकार दावा करती है कि 80% लोगों को हमने पेयजल दे दिया। वो तो अब दरवाजे से बाहर निकलिए, वो तो ओडीएफ के माध्यम से शौचालय की बात करते हैं। अब दरवाजे से बाहर निकलिए यहाँ से, और देखिएगा कि नल लगा हुआ है, उसमें कोई टोटी नहीं है, और एक दिन भी एक बूंद भी पानी नहीं आया, 2 साल से हो गया। तो जहां नल में जल नहीं, पाइप बिछा दिए हैं, नल खड़ा कर दिए हैं, लेकिन पानी नहीं दे रहे, और घोषणा कर दिए कागज में हमने सबको पानी सप्लाई कर दिया। इसका मतलब है कि आप झूठ बोलते हैं, आपका दावा खोखला है। जमीन पर आइएगा तो कहीं कोई विकास नहीं है, और हर योजनाओं में लूट ही लूट है, जबरदस्त भ्रष्टाचार है। और आप चले जाएंगे किसी जमीन के दाखिल खारिज का मामला, परिमार्जन का मामला, इस तरह के जकड़न में आप फंस जाएंगे। केवल लूट है। बैंक और ब्लॉक तो लूट का अड्डा बन गया, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, दलालों का अड्डा बन गया है। इसको अगर मान कि भ्रष्टाचार को अगर विकास मानेंगे, आप सोचिए। कुछ अच्छे कार्य हुए, मतलब इनके इतने कार्यकाल में, माननीय मुख्यमंत्री जी के इतने लंबे चौड़े कार्यकाल में आरा के लिए कुछ अच्छा भी हुआ है, या केवल मतलब? हाँ, 17 महीने की सरकार थी और तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो मॉडल हॉस्पिटल आरा को मिला है। 17 महीने की सरकार थी तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आरा को मिला है। और पहले भी जब लालू जी सत्ता में थे तो यहाँ यूनिवर्सिटी मिला था। तो हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महागठबंधन की सरकार काम की है। नीतीश जी का तो कोई रोल नहीं दिखता है इस भोजपुर में। इसीलिए आप देखिएगा कि भोजपुर में पिछले चुनाव में भी आते भी कब है मुख्यमंत्री साहब? आते हैं तो कुछ लोगों के पास जाएंगे, कहीं कहीं चले जाते हैं। अब तो आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री को हम क्या टीका टिप्पणी करें, पूरा बिहार ही उनको देख रहा है कि एक बुजुर्ग के हाथ में बिहार है। अब बुजुर्ग से बिहार नहीं चल रहा, इसलिए नीतीश कुमार जी को बदलना होगा। युवा नेतृत्व चाहिए, और बिहार में युवाओं की आकांक्षा महागठबंधन के साथ, और बिहार में युवा सोच रहे हैं कि जो सरकार, जो नेता रोजगार देगा वही बिहार पर राज करेगा। इसलिए 17 महीने की सरकार में, महागठबंधन सरकार में, या तेजस्वी जी के नेतृत्व में भाकपा, माले, कांग्रेस, आरजेडी की जो गठबंधन की सरकार थी, जदयू उसमें मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, तो आप देखिएगा कि 25 साल में 17 महीना हटाइएगा तो 17 महीना में जितना काम नहीं हुआ, जितना काम हो गया वो 25 साल में। तो आप यूं कह सकते हैं कि नीतीश जी का जो 20 साल का सत्ता है वो केवल छलावा है, दिखावा है। कुटिल मुस्कान से उन्होंने लोगों को दिग्भ्रमित किया है। और रियल अगर विकास की बात करेंगे तो छोटे कार्यकाल में मॉडल हॉस्पिटल आरा, इंजीनियरिंग कॉलेज आरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना तुरंत चालू होने वाला है। इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है। यह महागठबंधन की सरकार की देन है सर। और ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार ने युवाओं को बड़े पैमाने पर लाखों लाख युवाओं को रोजगार दे करके ये बता दिया कि बिहार में युवा आइकन चलेगा। अब बूढ़े लोगों का जमाना चला गया और हमारा आइकॉन अगला मुख्यमंत्री। मतलब तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा दे रहे हैं। हमारे नेता है, महागठबंधन के नेता हैं,
और जब नेता है तो अब फिर इसमें अगर मगर की क्या बात है। कोई प्रश्न ही नहीं। चलिए एक बार फिर से मैं आरा की तरफ लौट के आता हूँ और पिछले चुनाव की बात एक बार फिर से मैं चर्चा में लूँ। आपने कहा कि तंत्र विद्या के साथ जीत हुई है वर्तमान विधायक। मैं थोड़ा सा अगर खुल के अगर बात करूँ, क्या मामला मतलब कैसे उसको पब्लिक जानती है, किसी पब्लिक जानती है, मैं नहीं जानता हूँ, मेरे ऑडियंस नहीं जानते। अगर इनके लिए अगर आप बताना चाहें। श्रीमान ये कह रहे हैं कि आप पटना में रह रहे हैं ना, आरा में अगर रहते तो खुलेआम यहाँ सब जानते हैं, और जहाँ अराजकता हो, जिस राज्य में भ्रष्टाचार हो, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ अगर 1000-2000 की मैंने इधर उधर तो मतलब आरोप का है, ईवीएम पे आरोप है या फिर मतलब पदाधिकारियों पे आरोप है, मतलब कहाँ आप ना धांधली हुई? ईवीएम से ही, ईवीएम के बल पर ही जीतते हैं, नहीं तो जीत नहीं पाते। बिल्कुल इनकी हार हुई है, और आरा की जनता कभी नहीं मानती है कि अमरिंदर जी यहाँ के विधायक हैं। विधायक तो जीता हुआ माले का था, महागठबंधन का था, और लोग नहीं है लेकिन मतलब पदाधिकारियों और ईवीएम, मतलब चुनाव आयोग और ईवीएम के साठगांठ पर खेल से आप। हाँ, सत्ता के प्रपंच से मैंने एक बात कहा, सत्ता का प्रपंच, वो सत्ता का प्रपंच ईवीएम पे जाके ही समाप्त होता है। हाँ बिल्कुल जी। आज भी अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो भारी अंतर से बीजेपी हारेगी। और लोग कहते भी हैं भाई, गांव में रिक्शा वाला, आरासर में चले जाइएगा, रिक्शा वाला, टेम्पो वाला, टमटम वाला, रोड पर टोकरी में लेकर के सब्जी बेचने वाली महिलाएं, घुसूर, सब कहते हैं कि गरीब का बेटा यहाँ का नेता है भाई, और गरीबों के पक्ष में गरीब के बेटे के नाम पर मुझे वोट मिला और उनकी सेवा करते हैं, इसलिए वोट मिला। चुनाव आ रहे हैं, फिर से सारे लोगों का दौरा, टिकट बंटवारे या और भी चुनाव से रिलेटेड सारी तैयारियां चल रही है। चुनाव आयोग भी अपने तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में मैं प्रदेश स्तर की पहले मैं बात करूं, आरा पे मैं आऊंगा नेक्स्ट ईयर में। इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है इस बार? बिहार का चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है बिहार में? आपने क्या लगता है? देखिए, बिहार में एक तो रोजगार का सवाल बनेगा। इस 17 महीने की जो महागठबंधन की सरकार ने बिहार के युवाओं को रोजगार दिया है, नौकरियां दी हैं विभिन्न क्षेत्रों में, वो एकदम एजेंडा बनेगा और सरकारी खाली पदों को तत्काल भरने का सवाल उठेगा। दूसरी बात आप देखेंगे कि बिहार में कृषि का सवाल उठेगा। हम तीसरी बात करना चाहते हैं कि यहाँ आरक्षण का सवाल है। 17 महीने की सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया था, जातीय सर्वे करा, और जातीय सर्वे करा करके उस समय की तत्कालीन महागठबंधन की सरकार ने जो आरक्षण के 50% की सीमा है, उसके बैरियर को तोड़ा और बिहार विधानसभा पास हुआ। आप देखेंगे कि न्यायालय को सामने रख करके जिस तरह से लोग चुनौती दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण विरोधी हैं, और इसीलिए कभी वो नहीं चाहते कि आरक्षण का लाभ गरीबों को मिले, इसलिए आरक्षण को फंसाए रहते हैं। और महागठबंधन के नेतृत्व में हम कहना चाहते हैं कि आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ना ही चाहिए, और हम लोगों ने नारा भी दिया है कि आरक्षण को, भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आरक्षण के पक्ष में है। तो देश की 9वीं अनुसूची में आरक्षण के, बिहार के जो आरक्षण के फॉर्मूले हैं, जो 75%, 65% और 10 एक्स्ट्रा 75% का वो जो दायरा है, उसको पूरा करें, तब माना जाएगा। नहीं तो न्यायालय के खेल में फंसा करके आप गरीबों के हकों को छीने हैं, यह इस इलेक्शन का बड़ा मुद्दा होगा। दूसरी बात है हमारी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र को बचाने का सवाल बाबा साहब के जो देश है, यह देश गांधी का है, यह देश भगत सिंह का है। तो यहाँ के लोग भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, यहाँ बाबा अम्बेडकर को मानते हैं, या गांधी को, महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। और जहाँ बापू हो, भगत सिंह हो, बाबा अम्बेडकर हो, तो वहाँ कहीं से भी आप देखिएगा कि आरक्षण का सवाल, लोकतंत्र का सवाल बड़ा सवाल हो जाएगा। आरक्षण के सवाल पे, आप लोकतंत्र के सवाल पे आपने बात की, संविधान बचाओ वाली बात आ गई यहाँ पे। ऐसे में आप मतलब पूरे एनडीए को वैसे ही देखते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एलजेपी या फिर हम पार्टी, अलग अलग भी नजरिया है लोगों को लेकर, पार्टी को लेकर? आप देखेंगे कि लोकसभा में जैसे ही जो बिल आते हैं,
और उनके जो बहस है उससे आप स्पष्ट हो जाता है कि वो कहाँ खड़े हैं। मतलब पूरे एनडीए को एक साथ देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए एक साथ एक प्लान पर है। मतलब चाहे वो जेडीयू हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो या ये लोग बीजेपी के गिरफ्त में हैं और बीजेपी के इशारे पर चलने के लिए बाध्य हैं। ये लोग अपना सवाल उठा ही नहीं सकते और गरीबों के पक्ष में आप देख लीजिए कि जो कहते थे कि हम उन घरों में दिया जलाने चला जिन घरों में सदियों से अंधेरा था। चिराग पासवान और जिस दिन चिराग पासवान जी आरा में आए थे उससे 4 दिन पहले आरा में एक चमार जाति के महादलित के घर में बारात का परिछावन चल रहा था। गीत बजने से यहाँ के भाजपाई लोगों ने रोक दिया, ताकतवर लोगों ने रोक दिया, गीत नहीं बजेगा और जो बजाने की कोशिश की उनकी पिटाई की। कहाँ रामविलास जी के लोग हैं, कहाँ जदयू के लोग हैं, वो तो पूरी तरह से भाजपा के कब्जे में है। इसलिए भाजपा के साथ रह करके कहीं भी भारत बिहार का विकास नहीं हो सकता। और जैसे ही नीतीश जी भाजपा से हटते हैं तो बिहार दिखता है, युवा दिखते हैं, रोजगार दिखता है। तब आप देखिएगा कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री थे तो जातीय सर्वे आया, जातीय जनगणना हुई, उनके ही मुख्यमंत्रित्व काल में ही 50% के आरक्षण के बैरियर को तोड़ा है। तो नीतीश जी जब महागठबंधन के साथ आते हैं, हम लोगों के साथ आते हैं, माले के साथ आते हैं, राजद के साथ आते हैं, तो उनका वोटो बदल जाता है और उनका बिल्कुल ही चेहरा लगता है कि वो गरीबों का चेहरा है, लेकिन जैसे ही इधर से उधर जाते हैं उनका चेहरा बदल जाता है, यानी वो भाजपा के कच्चे में चले जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब बिहार अपना नेतृत्व चाहिए, बिहार के युवाओं को अपना नेतृत्व चाहिए, बिहार के गरीब किसानों का, मजदूरों का अपना नेतृत्व चाहिए और उसके लिए बिहार की जनता कमर कस चुकी है। इस बार न दिल्ली का खेल चलेगा न पटना का खेल चलेगा, गरीब अपने सवाल को लेकर के लड़ेंगे और बिहार विधानसभा में महागठबंधन को प्रलय जीत दिलाएंगे। आपने जो बात कही, 2-3 बातें यहाँ सामने आ रही है आपके कहने से। एक तो आपने कहा कि चिराग पासवान की चर्चा की आपने, आपके आरा में दल बल बाहुबल संख्या दल एक बड़ी रैली करके गए, कैसे देखते हैं? सर ये मैं कहूँगा बिहार की जनता देख रही है कि अगर मांस की रखवाली के लिए किसी मैंने बाघ को रख दी, मांस खाने वाले को रख दिया जाए तो मांस की सुरक्षा हो सकती है। अगर दूध की रक्षा के लिए बिल्ली को तैनात कर दिया जाए क्या दूध की हिफाजत हो सकती है? और आप देखिएगा कि रामविलास जी के अगल बगल कौन लोग थे, नामी गिरामी हिस्ट्री सीटर, बड़े बड़े लोग जो गरीबों का लहू बहाए हैं, गरीबों का कत्लेआम किया है, गरीबों का मर्डर किया है, गरीबों की झोपड़ियां उजाड़े हैं, वही लोग रामविलास जी के साथ हैं। तो मैं कहा हूं कि जिन घरों में दिया जलाने चले थे आज उस घरों को उजाड़ने वाले लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं। इसलिए बिहार का गरीब, बिहार का पसवा जाति, बिहार का दलित जाति महागठबंधन के साथ खड़ा हो रहा है और यकीनी तौर पर भाजपा को करारी शिकस्त देगा। भाजपा के साथ जो रहेंगे उनको करारी शिकस्त झेलना पड़ेगा। मतलब इस शक्ति प्रदर्शन को कैसे देखते हैं आप? कुछ असर डालेंगे? गरीब थे ही नहीं, गरीब नहीं आते हैं, गरीबों की बात करते भी नहीं है। जो आदमी गरीब की बात नहीं करेगा उसके साथ गरीब कैसे रहेगा? गरीब तो दूसरी जगह है, उनके साथ तो बड़े बड़े हिस्ट्री सीटर और नामी अपराधी लोग हैं। चलिए मैं अपने दूसरे प्रश्न पे आता हूँ। आपने कहा जातिगत जनगणना की बात किया, केंद्र की तरफ से जातिगत जनगणना को पूरे देश में करवाने की बात करके ऐसा कथित तौर पे लोग कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवाने की बात करके महागठबंधन के मुद्दे को छीन लिया गया, मतलब मुद्दा विहीन कर दिया गया। आपको कैसे देखते? पहले तो बिहार का जातीय सर्वे हुआ, उसके आंकड़े आए हैं, उसके आंकड़े के बाद बिहार विधानसभा ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी अगर सही मायने में जातीय सर्वे को अगर मानती है तो बिहार में अभी जुलाई में सदन चलने वाला है
और इलेक्शन से पहले ये सत्र है, तो केंद्र सरकार तय कर दे कि 75% आरक्षण का जो दायरा था बिहार का, हम उसको नवी अनुसूची में नहीं, वो तो मेरे हिसाब से अगर कर लेंगे तो माना जाएगा कि वो ईमानदारी के साथ भारत में जातीय सर्वे करने के पक्ष में है। जो आदमी जातीय सर्वे से निकली हुई बातें हैं उनको मानने से इनकार कर दे रहा है, उसको लागू करने से इनकार कर रहा है, उसको किसी न किसी रूप में फंसाने के लिए। अब देख लीजिए बिहार का जातीय सर्वे एक और बात करता है, और वह बिहार के जातीय सर्वे ने यह साबित किया कि बिहार की 34% आबादी 95 लाख लोग परिवार 95 लाख परिवार, कई लोग तो आंकड़े को भी गलत बने 6,000 से कम। सरकार का आंकड़ा है, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और भाजपा वाले इसको कहते हैं कि गलत आंकड़ा है। तो मैं पूछना चाहूंगा गहरे भाई, तो आज नीतीश जी अच्छे हैं, कल खराब थे, हो सकता है वो तो पहली बात से फिर से करवाए, पर कराइए, लेकिन जो पब्लिक है वो रहेगी ना। इसलिए जो 34% आरक्षण का दायरा कि भाई 6,000 से कम की आमदनी पर जीते हैं, यानी भारी पैमाने पर बिहार में गरीबी है, मुफलिसी है, बेरोजगारी है, इसको दूर किए बगैर बिहार का विकास संभव नहीं है। और नीतीश जी ने इन 95 लाख परिवारों को कहा था, जब महागठबंधन की सरकार थी, हम लोग सरकार के साथ शामिल थे, तो 2 लाख रुपया प्रत्येक गरीब परिवार को दिया जाएगा कि उसकी आर्थिक स्थिति बढ़ जाए। नहीं हुआ। आप देखेंगे, आप कहते हैं कि भाई बिहार में विकास, एक रसोईया स्कूल में खाना बनाती है, उनको कितना पेमेंट मिलता है? आप देख रहे हैं कि भारी तंगी में जीती 1600 1700 पर कोई काम करे भर महीना, वो 12 महीना काम करे, 11 महीने का पेमेंट मिले। इससे तो यही होगा ना कि 6,000 से कम की आमदनी है। आमदनी कहाँ है? कुछ लोहिया इसलिए वाले लोग भी, इसलिए दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि उन सफाई कर्मियों की बात में मैं सफाई कर्मी हो, चाहे आप देखिए ना, आशा है, आंगनबाड़ी है, इनकी क्या दशा है? दिन भर काम लेती है। एक आंगनबाड़ी सुबह से लेकर के शाम तक परेशान रहती है, कागज पत्र लिखने से लेकर सेंटर चलाने से लेकर खाना बनाने तक, लेकिन उनको मिलता है साथ है। उनके परिवार, उनके बच्चे कैसे जिएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और तब हम कहना चाहते हैं कि जिन परिवारों को, जिन गरीब परिवारों को आमदनी कम है, और बिहार के जातीय सर्वे का जो आंकड़ा है, और आपने की सरकार ने ये फैसला लिया था कि हम 2 लाख रुपया प्रति परिवार को देंगे, तो आप दीजिए, लेकिन अभी देने में आनाकानी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप गरीबों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी ने कहा था गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देंगे। आप देखिएगा कि एक रूम है, इसी यही बगल में मोहल्ले आप चलिएगा, एक रूम है, 4 भाई है, पिता है, माता है, कैसे लोग रहते हैं। आप देखिएगा कि उनकी जिंदगी नारकीय है। उसी में बकरी बंधा हुआ है, उसी में भेड़ बांधा हुआ है, कहीं पशु बांधे हुए हैं, और उसी घर में एक साथ रहते हैं। उनकी कितनी दशा दयनीय है। इसलिए बिहार की गरीबी झलक कर आई है जातीय जनगणना में, जो उसका आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट है वो कहता है, और वह हर जाति के अंदर में पाया गया। बड़ी तादाद में लोग गरीबी मुफलिसी में जीते हैं, और सरकार अगर उनकी गरीबी दूर नहीं कर पा रही है, उनको 2 लाख रुपया अनुदान नहीं दे पाई है, तो बिहार में सारे विकास के दावे खोखले हैं, बकवास हैं, और गरीबों को उससे मतलब नहीं है। इसलिए गरीब अंगड़ाई ले रहा है, महागठबंधन के साथ खड़ा हो रहा है, महागठबंधन के साथ चलेगा। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ आते हैं तो उनका बिहेवियर, नेचर, चीजें बदल जाती है। बीजेपी के साथ जाते हैं तो चीजें, नेचर, बिहेवियर बदल जाती है। वो खुद स्वयं कहते हैं कि अब गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। और ऐसा भी बयान आया है कि वो कंफर्टेबल नहीं रह पा रहे थे आपके साथ, जबकि आप दावे कर रहे हैं कि विकास को उस वक्त नहीं हो रहे थे। तो अनकंफर्ट मुख्यमंत्री को कैसे, मतलब क्यों वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं आपके साथ आते हैं या महागठबंधन के साथ? बड़े लोगों का दबाव है, और संघ आरएसएस का दबाव है, उन पर दबाव रहता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। हम देख कर रहे हैं कि जब भी नीतीश जी महागठबंधन के साथ आए, या उससे पहले भी राजद के साथ गए थे, तो आप देखिएगा कि बिहार के गरीबों की बात करते थे।
वहाँ विकास की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही वो हटते हैं, वो धनवानों का, ठेकेदारों का, बड़े लोगों का के साथ चले जाते हैं और उनके दबाव में काम करते हैं, इसलिए गरीब को भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बने रहते हैं। इस बार तो गरीब ने तय कर लिया है कि अब की बार अब नीतीश चाचा जाएंगे, अब नीतीश जी को की जगह नहीं है। और उनको कितनी बार ऐसा हुआ? अब उनको तो चाहिए कि खुद युवा नेतृत्व दे, अब उनसे नहीं चलेगा। और युवा नेतृत्व की आप बात कर रहे हो और मुख्यमंत्री से बोल रहे हैं कि बात वो युवा नेतृत्व को, युवा को नेतृत्व दें। ऐसे में उनके बेटे की भी राजनीति में एंट्री की बात नहीं कर रही है, निशांत कुमार के। तो ये उनका काम, वो भी तो युवा नेतृत्व ही। जो आदमी आज तक किसी एक प्रोग्राम में नहीं गया हो, मुख्यमंत्री बन गया, बल्कि टैलेंट को देना चाहिए जो काम किया है। तो बिहार की जनता है, बिहार की जनता सब निर्णय लेगी। और आप देखेंगे कि युवाओं का रोजगार वाला सवाल, आरक्षण वाला सवाल, जातीय जनगणना में गरीबों के 2 लाख देने का सवाल, पक्का मकान का सवाल, आवास योजना का सवाल, ये सब भारी पड़ गया है। और अब बिहार की बड़ी आबादी गरीबों की आबादी है, और जहाँ बड़े तादाद में गरीब रहते हैं, वहाँ अब नीतीश जी की कोई जगह नहीं है, बीजेपी की कोई जगह नहीं है। बल्कि नीतीश जी क्या, बीजेपी की कोई जगह नहीं है। बीजेपी इस बार हारने लगी। और आप देखिएगा, बीजेपी कभी भी अकेले बिहार में चुनाव नहीं लड़ना चाहती, डरती है कि अगर हम लड़ेंगे तो हम हारेंगे। इसलिए कि उनका प्रैक्टिस बड़े लोगों के साथ, दबंगों के साथ, यहाँ के बड़े बड़े माफियाओं के साथ, और आज तक किसी भी माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और गरीबों को एक गिलास दारू पीने में जेल भेज दिया, और माफिया धड़े से घूम रहा है, दारू बेचवा रहा है। मतलब शराबबंदी का भी चर्चा आप ले आए, तो मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन मुद्दों पे बात कर रहे थे हम लोग, आपने बहुत सारे मुद्दे बताए, ये सारे मुद्दे रहेंगे। अपोजिशन के, यानी यूं कह लूं कि आप जिनकी बात बार बार कर रहे हैं, माननीय तेजस्वी यादव, मैं उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, कुछ मुद्दे वो भी कर रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य, पलायन, तो कैसे देखते हैं इन सारे? पलायन में तो बिहार में हुआ है, बिहार से जबरदस्त, बिहार का बड़ा मतलब जो हाथ है, रोजगार का जो हाथ है, इसका जबरदस्त पलायन है। गरीब मजदूर माने भेड़ की तरह गाड़ी में भर कर भेजे जाते हैं। भेजे जाते हैं या खुद से जाते हैं? मैंने यहाँ काम नहीं दीजिएगा, मनरेगा का पैसा भारत सरकार काट लेगी, गांव में काम नहीं मिलेगा तो गांव में रहेगा कौन गरीब? इसीलिए आप देखिएगा कि चाहे दिल्ली की सरकार हो या पटना की सरकार, रोजगार पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगेगा, यहाँ विकास नहीं होगा, और जहाँ लोगों को काम नहीं मिलेगा तो वहाँ तो पलायन होगा। इसलिए लोग पलायन करते हैं, ये रोजगार देने में अक्षम है। आप देखिएगा कि नीतीश जी जब महागठबंधन के साथ थे तो बड़ी तादाद में देश के युवा बिहार की ओर दौड़े कि बिहार में रोजगार मिल रहा है। पूरे देश का नौजवान बिहार की ओर दौड़ा। जब महागठबंधन की सरकार आई, मालिक जिस सरकार में था, राजद जिस सरकार में था, कांग्रेस जिस सरकार में थी, उस समय देश का युवा बिहार दौड़ रहा है। और जैसे ही महागठबंधन हटता है तो बिहार के नौजवान दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई चले जाते हैं, चंडीगढ़ चले जाते हैं, पलायन तेजी से बढ़ जाता है। इसलिए गांव में काम नहीं दीजिएगा तो साथ में गाँव बहुत रहेगा। इसलिए ये बात है कि रोजगार बहुत बड़ा इशू बनेगा, युवाओं को रोजगार का सवाल, बड़ा सवाल बनेगा, और यह जीत हार का फैसला है। आपने कहा कि महागठबंधन में जब सीपीआई की सरकार थी, जब हम साथ में थे सरकार के, यहीं पे मेरा एक प्रश्न आ रहा है कि आपके सीपीआई के कुछ शीर्ष नेतृत्व या कुछ बड़े नेता ऐसा कहते हैं, उन्होंने दावा किया कि जब मौका मिला हमें तो हमने कहा कि मैं बाहर से समर्थन करूंगा, मतलब आंतरिक तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, महागठबंधन के अंदर की बात। हमारे बयान में रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि मैं, हमारी पार्टी बाहर से समर्थन करेगी। समर्थन में सरकार तो रही, लेकिन आपको मंत्री पद दिया जाता है नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, खाली मंत्री बन करके बिहार का विकास नहीं कर सकते, और केवल विधायक बन करके ही गरीबों का विकास नहीं कर सकते और गरीबों का की सेवा नहीं कर सकते। इसके लिए निरंतर आपको सेवा करना पड़ेगा। और भाजपा माले यकीन रखती है कि हम सत्ता में न रहते हुए भी सत्ता से
सवाल पूछेंगे, सत्ता से सवाल करेंगे और अपनी जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन के जो मिनिमम कार्यक्रम होंगे उस कार्यक्रम से सरकार को भटकने न दिया जाए, इसकी हम कोशिश करेंगे। और जब भी भाकपा माले बाहर से समर्थन की है, किसी भी प्रकार का सरकार को चलाने में किसी भी प्रकार का अड़चन नहीं पैदा करती भाकपा माले के कोई। और दूसरी बात है कि हम गरीबों के सवाल पर संघर्ष भी नहीं छोड़ते हैं, गरीबों के सवाल उठाते रहते हैं और गरीबों के सवाल पर लड़ना मेरा कार्य है और मैं ये करूंगा। और निश्चित तौर पर अगर वो काम करेंगे, हम नेता हैं, विधायक हैं, चाहे जीते हारे हम विधायक हैं, जनता के नेता हैं। मुद्दों पे बात चल रही थी, बहुत सारे मुद्दे आपने गिनवाए। मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? ये जरूर बिहार की जनता स्वास्थ्य ठीक है, बिहार क्या है नहीं है, बिहार की जनता देख रही है और बिहार की जनता तय कर लिया है कि हमको एक स्वस्थ युवा चेहरा चाहिए और बिहार के लोग मैंने बदलाव की ओर, मैंने सरकार बदलेंगे बिहार बदलेंगे, ये नारा दे चुकी है बिहार की जनता कि बदलो सरकार, बदलो बिहार। अब इस तर्ज पर चुनाव होगा बिहार में और 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और भारी जीत दर्ज करेंगे। बिहार की बात हुई, एक बार फिर से मैं आरा की तरफ बातचीत को ले चलता हूँ। आपके विधानसभा, आरा विधानसभा की अगर मैं बात करूँ, यहाँ की बात की जाए तो यहाँ किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है, यहाँ का इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या होगा, आप लोग कौन से मुद्दे लेकर के जाए? आरा का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? आरा का जो विकास का सवाल है, आरा के सड़कों का सवाल है, गलियों का सवाल है। आप देखिएगा कि हर इलाके में मोती टोला से लेकर धरहरा से लेकर के महासजी के मोड़ तक रोड खराब है, हनुमान टोला से लेकर गढ़िया होते हुए आप चले आइए, देवी स्थान होते हुए आप चौक तक पूरा रोड ध्वस्त है। शहर के आप चले जाइए, वो आपको चनवा के इलाके में चले जाइए, कतिरा के इलाके में, हर जगह सड़कें बर्बाद हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं और यहाँ के एमएलए इस पर ध्यान ही नहीं देते। इसलिए सड़क का सवाल, सफाई का सवाल, यहाँ जो खेतें हैं देहाती इलाके में सिंचाई का सवाल एक बड़ा एजेंडा है। साथ ही साथ आरा शहर को बाढ़ से बचाने का सवाल ये बड़ा सवाल है और इन सवालों पर साथ ही साथ जो गरीब हैं, राशन में लूट मची हुई है, 5 केजी के बजाय 4 केजी लोग राशन देते हैं, ये सब सवाल गरीबों से जूझता हुआ सवाल है। और ये सवाल पर लोग अमरिंदर प्रताप सिंह को, भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश बाबू को घेरेंगे कि आप लोग जो रियल गरीबों को जरूरत है वो पूरा नहीं करते। पक्का मकान का सवाल आप ले लीजिए, पक्का मकान के सवाल पर भी बंद खाते पर आरा शहर की 60% 70% आबादी है और वो गरीब हैं, बंद खाता पर है, झोपड़ी है, कच्चा मकान है लेकिन पक्का मकान नहीं बन पा रहा है। इस समस्या को ये सीधे सीधे सरकार से जुड़ा हुआ है। सरकार को तय करना चाहिए कि भाई बंद खाता हो या जनरल खाता, जिस तरह की जमीन हो, अगर गरीब जिस जमीन पर बसा है उस जमीन पर उसको पक्का मकान मिलना चाहिए। अगर ये प्रस्ताव पास करते तो समझ में आती कि बिहार में कुछ बात, लेकिन ये तो है नहीं। मतलब महत्वपूर्ण विकास मुद्दा होने वाला है। विकास मुद्दा, विकास पर ही सवाल हो, विकास का जिस विकास का दम भरते हैं ये सभी लोग, उन्हीं विकास के मुद्दे पे आरा में घेरे। बिल्कुल बिल्कुल, विकास के सवाल पर और विकास के सवाल पर सरकार और यहाँ के एमएलए दोनों घिरे हुए हैं। यहाँ बाढ़ के सुरक्षा का सवाल है, वो भी आज तक 78 साल की आज़ादी के बाद भी हम आरा शहर को बाढ़ से सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाया है। इसलिए बाढ़ का भी बड़ा सवाल है और साथ ही साथ बाढ़ पीड़ितों के भीतर मैंने जो राहत सामग्री है उसमें भी बांटने में भ्रष्टाचार करते हैं, भेदभाव करते हैं। ये सब सवाल है और जनता इसका बदला लेगी। ये सारे मुद्दे रहेंगे। हाँ, और जनता कह रही है कि हम आपके वादा खिलाफी का बदला देंगे और बिहार से एनडीए को उखाड़ेंगे। आरा की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है, ऐसे में केंद्रीय मुद्दों से नकारा नहीं जा सकता। तो केंद्रीय मुद्दे बिहार के चुनाव में, या फिर मैं यूं करूं कि आरा विधानसभा के चुनाव में केंद्रीय मुद्दों का प्रभाव कितना रहने वाला है? मैं बात कर रहा हूं
पहलगांव हत्याकांड, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान झड़प, मैं बात कर रहा हूँ सीज फायर, मैं बात कर रहा हूँ वक्फ संशोधन बिल। इन सारी मुद्दों का बिहार के इलेक्शन में, आरा विधानसभा के चुनाव में क्या फर्क, क्या असर है? मुझे लगता है कि बहुत असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मोदी जी का जो इस घटना के बाद जब आगमन हुआ पटना में, तो बिहार की जनता उनको खारिज कर दी। अब इससे अधिक बताने की कोई जरूरत नहीं है कि बिहार की जनता दिल्ली के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ नहीं है। बिहार की जनता अपना सवाल खोज रही है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर खारिज कर दी या सीज फायर? मतलब नहीं, हम ये बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर सेना ने की है और सेना के शौर्य का हम स्वागत करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो, और आतंकवाद से लड़ने में हमारी सरकार, दिल्ली सरकार विफल रही है। हम पूछना चाहते हैं कि पहलगाम की जब सवाल उठा देते हैं, तो पहलगाम में खुफिया एजेंसियां ये सूचना दी थी सरकार को कि यहाँ बड़ी आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं। प्रधानमंत्री जी दौरा करने वाले थे, अपना दौरा रद्द कर देते हैं। आप अपना दौरा रद्द करिए और पहलगाम में सैलानियों को उनके जिंदगी पर जीने के लिए आतंकवादियों के हवाले कर दिए। वहां से एक सेना की जो भी टुकड़ी रहती थी उसको भी वापस बुला लिए। तो जहां हजारों हजार लोग रहते हैं, जहां घूमने जाते हैं, वहां आप एक पुलिस का चौकीदार भी नहीं खड़ा करते हैं। तो ये सवाल तो देश के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने हमारी सुरक्षा प्रदान नहीं की, हमारी माताओं के सिंदूर उजड़ गए, उसकी सुरक्षा करने में हमारी सरकार विफल रही। हम निश्चित तौर पर सेना ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान पर जो कार्रवाई की है, हम सेना के शौर्य का स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि आतंकवाद का नाश हो, लेकिन सीज फायर भी हम अमेरिका की तरह करते हैं। तो इससे देश की जनता, बिहार की जनता दुखी है। और जब मोदी जी आए पटना में, तो बिहार की जनता ने खारिज किया। आप भी कुछ असर देख नहीं, यहाँ तो लोकल सवाल उठा रहे हैं। वोटिंग पे कुछ ना, बहुत बड़ा फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। बिहार की जनता नहीं, कुछ नहीं। वक्फ संशोधन बिल के नाम पे बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया जेडीयू से, या बहुत सारे लोग मतलब आवाज उठा रहे हैं। वोट क्या है? वक्फ के साथ इस पास मैंने भारत की जो अल्पसंख्यक सोसाइटी है उसकी जमीन है, तो उस जमीन को पर निगाहें है सरकार की। दूसरी तरफ आपने देखा कि इसी सरकार ने जो कृषि कानून, किन कृषि कानून लाए, कृषि कानून था उद्योगपतियों को खुश करने, किसान विरोधी कृषि कानून। लोग लड़े हैं तो कृषि कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा। तो यहाँ संघर्ष है और वोट के सवाल पर लोग लड़ रहे हैं और देश के लोग लड़ रहे हैं। और वक्फ बोर्ड के सवाल नहीं, वो संविधान का सवाल है, और संविधान की सुरक्षा के लिए हर भारतीय को लड़ने का अधिकार है। और हम वक्फ के नाम पर जो संविधान पर हमले किए जा रहे हैं, संविधान को तार-तार करने की कोशिश की जा रही है, बिहार की जनता देख रही है। और निश्चित तौर पर बिहार की जनता फैसला देगी और बिहार की जनता का फैसला सबको मानना ही पड़ेगा। मतलब वोटों पे असर दिखेगा। यहाँ की जनता अपने सवाल को देखती है। वक्फ वाले जमीन को भी जमीन हड़पने के सवाल पर जमीन हड़पने वाला कानून मांगती है। मतलब जमीन हड़पने वाले नजरिए से देखते हैं, मतलब फायदा मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। अगर आप ऐसे देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा मिलेगा, किससे फायदा मिलेगा? संशोधन बिल ला करके वो जो हड़पने वाला, तो हड़पेंगे तो जिसकी जमीन हड़पेंगे उसको थोड़े आपको दे देंगे, तो सरकार अपने बेनिफिट में लाएगी, आपको मिलने नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। सर, मैंने आप देखेंगे कि वक्त में जमीन कौन सी ज्यादा, जमीन कौन सी हर गांव में। आप भी जिस गांव में होंगे वहां अगर मुसलमान होंगे तो उनका कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में कौन गाड़ा जाता है? कोई उद्योगपति का, कोई उद्योगपति नहीं गाड़ा जाता है, वो गाड़े जाते हैं आम गरीब किसान, गाँव गरीब देहात के लोग। उनकी जमीन है और उस जमीन को भी आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, कागज मांगते हैं, उसके पास कागज नहीं है तो कहां से लाएगा? तो आप गरीबों के खिलाफ खड़े हैं, उनकी जमीन छीनना चाहते हैं। तो इसीलिए तो प्रश्न है कि चुनाव आ रहा है, तो क्या इसका कुछ परिणाम दिखेगा? मतलब वोट पे कुछ असर पड़ेगा? उसका वोट पे असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी से क्या लेना? बीजेपी को लोग जान गए हैं
कि आप कोई भी कानून लाते हैं जनता के खिलाफ लाते हैं, जन विरोधी कानून है और संविधान को कमजोर करने वाला कानून है, और संविधान पर किसी तरह की आंच आती है तो बिहार की जनता संविधान पर आंच कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। संविधान पर आंच बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आरक्षण के साथ पर हमले होंगे तो बिहार की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके खिलाफ खड़ी होती है, चट्टान की तरह खड़ी होती है। और हम कहेंगे ये कर्पूरी ठाकुर का बिहार है, ये लालू यादव का बिहार है, यहाँ जगदीश महतो का बिहार है, रामेश्वर अहीर का बिहार है, राम नरेश राम की कर्मभूमि है, सामाजिक बदलाव के हमारे महान नेता हैं, उनकी जमीन है। और उस जमीन पर कोई नफरती ताकत कारगर नहीं होगी। और आप देखिएगा कि बीजेपी भी नीतीश जी के कंधे पर सवार होकर के बिहार की सत्ता रखना चाहती है, और बिहार की जनता सजग है, देख रही है, समझ रही है, और ऐसा नहीं होने देगी। एक बार फिर से बिहार के चुनाव पे बात चल रही है। चुनाव नजदीक है, मुहाने पे खड़े हैं हम लोग बिहार वासी, और चुनाव है तो कुछ नई पार्टियां हुई। मैं जन स्वराज की बात करता हूँ, नए नए गठन हुए हैं, एजेंडा मुद्दे महागठबंधन या अपोजिशन वाले ही मुद्दे वो लोग चल रहे हैं। इनफैक्ट कि आपके महागठबंधन पे भी या फिर यूं कहूं कि राष्ट्रीय जनता दल पे भी वो वार करते रहे हैं, नौमी फेल और इस तरह की आवाज उठाते रहे। कैसे देख रहे हैं इन नई पार्टियों को? कुछ प्रभाव डालेंगे, कुछ इनका भी दखल होगा विधानसभा में? भोजपुर में कहीं से भी इनका कोई असर पड़ने वाला नहीं। और मैंने हम देख रहे हैं कि 1 साल पार्टी जन स्वराज है, 8 महीना 9 महीना हुआ होगा गठन हुए, उससे पहले वो पूरे बिहार का दौरा किए हैं। लेकिन जब से लगे हैं प्रशांत किशोर जी, बिहार के एक सवाल पर वह खड़ा नहीं है। वक्फ के सवाल पर वो चुप्पी लगा जाता है। आप देखिएगा कि बिहार में बाढ़ आई नहीं, आपने और बाढ़ के सवाल पर हम कहेंगे, बाढ़ के सवाल पर भी वो कोई एजेंडा बना करके लड़ते नहीं है। गरीबों को का जो हमला होता है, गरीबों को पीटा जाता है, वहाँ वो नहीं जाते हैं। गरीबों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, वहाँ वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो जो गरीब को मंदिर में घुसने नहीं देगा, गरीब की झोपड़ी को उजाड़ेगा, उसमें आग लगाएगा, उसके साथ बिहार कैसे जाएगा? और उस सवाल पर आप खामोश रहेंगे और कहिएगा कि अच्छे दिन ला देंगे, तो कैसे लाइएगा? लाने का कोई प्रैक्टिस होगा ना। तो ऐसा कोई प्रैक्टिस प्रशांत किशोर जी का नहीं है। दिग्भ्रमित करने वाला, कहीं कैरम बोर्ड दे दो, कहीं बैट बल्ला दे दो, इससे बिहार में बदलाव नहीं होगा। बिहार की जनता समझ रही है। पार्टी बनाई है, 243 सीटों पे लड़ने का दावा कर रहे हैं, प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं। देखा जाए, अगर आंकड़ों की बात की जाए या कुछ पुराने तजुर्बे की बात की जाए, तो उपचुनाव में उन लोगों ने कुछ असर भी दिखाया है। तो इस चुनाव में भी कुछ असर दिखेगा या फिर? इस चुनाव में, ये चुनाव तो एकदम बिल्कुल बिहार का अपना अलग चुनाव है, और ये बिहार का चुनाव है, बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव है। वो भी तो बिहार की बात नहीं, उस समय वो सरकार बनने और बिगड़ने की कोई चीज नहीं थी। नहीं, अभी तो बिहार की बात और इस बार तो सरकार बनाने का सवाल होगा जी। और बिहार के गरीब, बिहार के युवा, बिहार के किसान, बिहार के दलित, बिहार के पिछड़े समुदाय के लोग, अति पिछड़े समुदाय के लोग अपना नेतृत्व खोज रहे हैं, युवा नेतृत्व खोज रहे हैं, और एजेंडा देख रहे हैं कि कौन हमारे सवालों पर लड़ रहा है, किसने हमारे सवाल को चैंपियन किया। इस सवाल पर महागठबंधन है, महागठबंधन संघर्ष नहीं किया है, और जन स्वराज वालों का कोई संघर्ष का इतिहास नहीं है, तो उनके साथ नहीं जाएगा, उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। बल्कि आप समझिए कि व्यवसायी क्या करता है, व्यवसाय करता है। आप इतना पैसा कहां से लाते हैं, ये सवाल कर रहा हूं। या आप इतना गाड़ी, इतना कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं, ये कहां से पैसा आता है? और जो चुनाव में कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करते हैं मुनाफे के लिए, आप मुनाफे के लिए बिजनेस करते हैं। तो प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी बनाए हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे, न वो राजे रजवाड़े के बैठे, न कोई कॉर्पोरेट, तो इतना पैसा कहाँ से? कौन उनको पैसा फराहम कर रहा है? बिहार की जनता देख रही है कि पैसा आप कहाँ से ला रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बगले
कहीं से ले करके और बिहार की जनता को धोखा देना चाहते हैं। इसलिए बिहार की जनता समझ रही है कि आप जहां से पैसा लाते हैं उनको भी, और जिस तरह से बिहार के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी बिहार की जनता बखूबी देख रही है। और बिहार की जनता उस झांसे में, जन स्वराज के झांसे में नहीं आने वाली। इस बार बिहार का बदलाव, बदलो सरकार बदलो बिहार के नारे के साथ चुनाव में महागठबंधन कूद चुका है और बिहार की जनता उस नारे जन स्वराज की बात चल रही है। आरा विधानसभा में हम बैठे हुए हैं, आप नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं आरा विधानसभा का, तो यहाँ भी पूरे 243 विधानसभा में लड़ने की उनकी तैयारी है। यहाँ भी प्रत्याशी देंगे तो कुछ वोट कटेगा, तो वोट तो कुछ काटेंगे ही, कितने जगह पे वो वोट काट रहे हैं। नहीं, कोई ऐसा नहीं करेगा। वोट भी नहीं काटेंगे, नहीं, मतलब वोट कटवा भी देगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर उदाहरण के तौर पे उपचुनाव को देखें तो वोट तो लिया उन्होंने। नहीं, कहाँ लिया? तब भोजपुर में तराड़ी सीट में पर लड़े थे, कहाँ बढ़े? पब्लिक तो उनको खाई। इसलिए बिहार और भोजपुर में और मध्य बिहार में अब उनका दाल जलने वाला नहीं। लोग समझ गए हैं कि आप इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं, किन का पैसा खर्च कर रहे हैं और क्या लाभ देना चाहते हैं, किसको लाभ देना चाहते हैं बिहार की जनता। लेकिन उधर मगध की पैनी भी आशा देख रही है। मगध की सीट पे तो कुछ वोट लाए थे वो लोग इधर, बेलागंज और एक आध जगह का मामला है, लेकिन अब बिहार का कुछ तो वोट काटेंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मतलब एकदम खारिज कर रहे हो। बिल्कुल वो खाली नहीं, कुछ नहीं। जो जनता के सवाल पर कुछ बोलेगा नहीं, लड़ेगा नहीं, उसके साथ जनता क्यों जाएगी? और वो अभी जादू दिखा रहा है, मैजिक दिखा रहा है वो, कि मतलब 2 प्रश्न में मैं आपका सब कुछ सॉल्व कर दूं। मैजिक तो बरमुंडारी दिखाते हैं और दिखाने के बाद खत्म हो जाता है। क्या करेंगे, चुनाव बाद पता चल जाएगा। महागठबंधन की बात चल रही है। आप महागठबंधन के घटक दल हैं, सीपीआई में सपोर्ट करते हैं, उसके नेता है आप, सब कुछ ठीक चल रहा है महागठबंधन? बिल्कुल सब कुछ ठीक। सीएम फेस की चेहरे पे होगा, ये तो भाई ऊपर की बात है, और हम लोग तो मान लिया है कि जैसे महागठबंधन का संयोजक बन गए हैं तेजस्वी, और जो नेता है। अब इसमें कहाँ अगर की बात है? आप देखिएगा कि जितने भी पार्टियां, कांग्रेस हो, माले हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, वीआईपी हो, सब लोगों के संयोजक हैं देश। तो संयोजक ही बनाए गए हैं, सीएम फेस की क्लियर नहीं किया गया। अरे नेता ही ना सीएम बनेगा, बहुमत दल का नेता सीएम बनता है। लेकिन खुल के तो आप लोगों ने कहा नहीं, गठबंधन ने खुल के तो कहा नहीं कि भाई सीएम तेजस्वी। बिहार की जनता खुद कर रही है, सीएम फेस साफ क्लियर है, सब लोग जानते हैं, सब समझ गए जी। 2 प्रश्न इससे रिलेटेड मैं और आपसे पूछूंगा। एक तरफ चलिए, आपने बोला कि सभी लोग सर्वसम्मति से उनको संयोजक बनाए हैं, फैक्ट है ये बात, लेकिन वहीं पे कांग्रेस पार्टी की आपने बात की, वो भी कितनी दफा मीटिंग हुई, लेकिन कभी भी उनके तरफ से भी ऐसा प्रोजेक्शन नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ मैं एक लीडर कन्हैया कुमार की बात करूँ, कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस में आए हैं, दिल्ली में चुनाव लड़ा, अभी बिहार में उनको जिम्मेवारी दी गई है। कथित तौर पे कहा जाता है कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जमता नहीं है, तो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, कैसे ये चुनाव में जाएंगे? ये बीजेपी का सवाल है। बीजेपी वाले ऐसा करते हैं, बिहार में ऐसा कोई नहीं, वो ये समझे। पप्पू यादव मैंने एक संघर्ष वाले नेता हैं, तो हैं अपना अपने इलाके में सक्रिय रहते हैं, महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस की बैटिंग करते हैं, तो ये ऊपर का होता है। तालमेल बनता नहीं तेजस्वी यादव। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी भी उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं बोला, और महागठबंधन की शिकायत भी नहीं करते हैं। लालू यादव को, तेजस्वी के खिलाफ तो आदरणीय लालू यादव को अपना नेता मानते हैं और कहते हैं कि उनका आदेश सर्वोपरि है। अब क्या ऐसा तेजस्वी जी के साथ उनका साथ ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कहाँ कुछ है। तो अभी तो देखा जा रहा है महागठबंधन में, मतलब पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, ये तिगड़ी की बात की जा रही है कि कुछ धमाल मचाने वाले हैं, जबकि तालमेल ही अगर ठीक नहीं रहेगा तो कैसे धमाल? तालमेल तो बिल्कुल है। देखिए, आज ही गठबंधन की मीटिंग चल रही है, 12 जून है, और आज मीटिंग चल रही है। चलिए एक बार फिर से मैं सीपीआई पे आता हूँ, आपके अपनी पार्टी पे आता हूँ, कितने सीट पे लड़ रहे हैं? और एक महासचिव ने पेपर में देखा कि 45 सीटों पर हम लड़ेंगे, तो अब कितना बात करेंगे, कैसे हम, हमारी पार्टी करेगी 45 सीट पर, हम तैयारी कर रहे हैं। कितना लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे हम नहीं जानते हैं, वो गठबंधन का मामला है, वो लोग तय करेंगे, लेकिन हमारी पार्टी 45 सीटों पर, हमारे महासचिव का घोषणा है,
और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मतलब 45 सीटों पर दावेदारी और तैयारी है आपकी CPI-ML की। इस बार के चुनाव में, आने वाले चुनाव में आपकी अपनी क्षेत्रीय जनता से, मतलब मैं इसको ऐसे कहूं कि आप कंटिन्यू चुनाव लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, बहुत कम, मतलब 2-3 हजार वोट से पिछले बार भी आप हारे, इस बार भी चुनाव में आप जाएंगे ही, CPI-ML का अगर टिकट मिलता है तो आप दावेदारी है आपकी जी, दावेदारी है आपकी जी, तैयारी भी होगी। तो आपके अपने संकल्प और आपके अपने वादे क्या हैं आपकी अपनी क्षेत्रीय जनता से, कौन से संकल्पों के साथ जाएंगे चुनाव? देखिए, सबसे पहले तो आरा शहर की जर्जर सड़कों को ठीक करें। दूसरी बात है कि हर उपभोक्ता को जो वितरण के सामान है उसका लाभ उपभोक्ता को ठीक। तीसरी बात है कि ग्रामीण इलाके में नलकूप बंद पड़े हैं, उन नलकूपों को चालू कराया जाएगा और जिन इलाके में नहरें हैं निचले छोर तक पानी लाने की कोशिश की जाएगी। सिंचाई का बेहतर प्रबंधन का काम किया जाएगा और साथ ही साथ हम आरा शहर के अंदर जो गंदगी है, जो यहाँ के जाम का सवाल है, इस जाम की समस्या को दूर करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे और हम चाहेंगे कि आरा में और कई उप स्वास्थ्य केंद्र खुले जिससे कि लोगों के घरों तक स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचे, इसकी हमारी कोशिश होगी। और हम चाहेंगे कि हमारे इलाके की आरा विधानसभा की कोई जनता ये महसूस करे कि हमारा एमएलए, हमारा प्रतिनिधि हमारी इच्छाओं पर खड़ा हुआ। और हमने पिछले चुनाव में, चुनाव परिणाम के बाद हमने कहा था, अपने पब्लिक से वादा किया था कि 70,000 लोगों ने हमको समर्थन किया, हमको वोट दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो लोग किसी कुछ चीज़ों में उलझ करके रह गए, हमको वोट नहीं दे पाए, हम दोनों आरा विधानसभा की टोटल जनता के मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा के लिए, उनके मान मर्दन के लिए संघर्ष करता रहूंगा। उनके हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सवाल पर संघर्ष का संघनाद करूंगा। हमने 5 साल अपनी जनता के दुख में, दर्द में, बाढ़ में, सुखाड़ में, सिंचाई के सवाल पर, जर्जर सड़कों के मरम्मती के सवाल पर, नाली गाली के सफाई के सवाल पर, आरा शहर के कई इलाके में जल जमाव है, उस जल जमाव के सवाल पर काम किया है, प्रशासन से लड़ करके उसका समाधान निकाला है और यकीनी तौर पर आरा की जनता हमारे साथ है। ये सारे संकल्प के साथ आपके संकल्प सारे होंगे जी। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता से, प्रदेश की जनता से या देश की जनता से कोई अपील करना चाहें तो वो अपील? पहली बात कि हम कहेंगे कि आरक्षण को किसी भी तरह से कमजोर न होने देंगे और संविधान पर किसी भी प्रकार का अगर हमला होता है उसका डट करके तमाम बिहारियों को, तमाम आरावासियों को उसका मुकाबला करना चाहिए, उसका प्रतिवाद करना चाहिए। लोकतंत्र की सुरक्षा, उसकी समृद्धि के लिए काम करना चाहिए और साथ ही साथ एक दूसरे के लिए मैंने सहयोग में खड़ा रहना चाहिए, चाहे उनकी किसी भी प्रकार की विपत्तियां है, बगल के लोगों के पक्ष में, बगल के लोगों के लिए हमदर्दी के साथ उनके लिए खड़ा होना चाहिए। हम जनता को इसी संदेश देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ CPI-ML के आरा विधानसभा 194 नंबर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी क़यामुद्दीन अंसारी जी। आज हमने इनसे बातचीत की, इनका जीवन परिचय रिकॉर्ड किया, आपके समक्ष रखा। ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग क्षेत्रीय नेताओं से, वर्तमान विधायकों से, पूर्व विधायकों से, नए प्रत्याशियों से, संभावित नए चेहरों से हमारी बातचीत होती रहेगी। उनका जीवन परिचय रिकॉर्ड करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट न्यूज को। क़यामुद्दीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। अविनाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, ब्लूप्रिंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद।